आपके बोर्ड एग्जाम में गणित का पेपर बिल्कुल ऐसा देखने को मिलेगा। पूरा ओरिजिनल पेपर लेके आ गया हूँ मैं। बाकी मैंने पूरी गणित वगैरह पढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन वगैरह जरूर चेक कर लेना। पहले कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, 400 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल क्या होगा। तो हमें क्या करना है, 400 यहाँ लिख देना है और उसका करना है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, करते हैं। 400 का अभाज्य गुणनखंड करो तो देखो ये कटेगा, 2 दूनी 4, पीछे से 2 0, फिर 2 1 कम 2, पीछे से 2 0, फिर काटोगे 2 पंजे 10, पीछे से 0, फिर कटेगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर ये कटेगा 5 बचे 25 और 5 एकम 5। तो 400 को मैं लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है, 2 है आपका 4 बार और 5 है आपका 2 बार। तो घातों का योगफल पूछा था आपसे, घातों का योगफल करो, 4 और 2, 4 और 2 कितने होते हैं, 6। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं बहुपद का एक शून्यक 3 है तो के का मान क्या होगा। शून्यक क्या करता है, बहुपद को संतुष्ट करता है। जैसे ही एक्स की जगह पे आप 3 रखोगे, जैसे ही हम एक्स की जगह पर 3 रखेंगे, ये बहुपद को क्या कर देगा, शून्य बना देगा, क्योंकि शून्य क्या है। तो ये 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 प्लस 3 और प्लस का के इधर क्या हो जाएगा, माइनस का के। 18 और 3 कितना होता है, 21। इस माइनस को यहाँ ले लो तो के का मान कितना हो जाएगा, माइनस के 21। के का मान हो जाएगा माइनस के 21। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं एक 2 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या है। देखो बच्चों, ठीक है, ये हमारी 2 अंकों की संख्या है। तो इकाई का अंक देखो क्या बोल रखा है, इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। तो वो संख्या क्या होगी, देखो संख्या क्या होती है, दहाई मतलब 10, 10y प्लस इकाई मतलब 1x। ठीक है, तो ये संख्या होगी 10y प्लस x, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं 2 त्रिभुज समरूप है। ठीक है, हम चित्र बना के देख लेते हैं। ये एक त्रिभुज है, समरूप है इस त्रिभुज के। इस वाले त्रिभुज का नाम है ए बी सी, ए बी सी, और ये है अपना डी ई एफ। ठीक है, हमें दे रखा है ए बी 10 दे रखा है, ठीक है, डी ई 8 दे रखा है। तो बी सी अनुपात ई पी क्या होगा, ई एफ क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखो जब 2 भुजा समरूप होती है तो उनके संगत भुजा का अनुपात समान होता है। तो ए बी बट्टा डी ई, ए बी बट्टा डी ई किसके बराबर होगा, बी सी बट्टा ई एफ। बट्टे का मतलब होता है क्या, अनुपात। तो ए बी हमें दे रखा है 10, डी ई दे रखा है 8, तो 2 पंचे 10, 2 चुको 8, तो ये आ जाएगा 5:4। बी सी अनुपात ई एफ क्या होगा, 5:4 होगा। ठीक है, 5:4 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, एक बार मेरे कहने पे डिस्क्रिप्शन वगैरह, प्लेलिस्ट वगैरह, कोर्सेज वगैरह फिर देख लेना। पूरा गणित पढ़ा रखा है डिजिटल बोर्ड में। कह रहे बिंदु, ये अपना क्या है, मूल बिंदु है। इस बिंदु की दूरी निकालनी है। तो कभी भी मूल बिंदु से दूरी हो तो क्या हो जाता है, जो आपका एक्स निर्देशांक है उसका वर्ग कर देते हैं प्लस वाई निर्देशांक का वर्ग कर देते हैं अंडर रूट के अंदर। तो आ जाएगा 3 3 9, 4 चौको 16, ये आ जाएगा 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सो आप जानते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो प्लस का कॉट उधर के क्या होगा, माइनस। तो आप जानते हैं अगर मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा में से कॉट स्क्वायर थीटा घटा दूं तो यहाँ क्या बचेगा, 1। तो देखो थीटा की जगह पे 45 है तो इसका मान कितना होगा, 1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहे हैं एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, ये खंबे की परछाई है, खंबे की ऊंचाई के बराबर है, ये चीज इसके बराबर है। तो हमसे उन्नयन कोण पूछा है कितना होगा। तो जब ऊंचाई और परछाई बराबर हो तो उन्नयन कोण हमेशा, या अवनमन कोण भी पूछे तो कितना होता है, 45। बिना हल के याद रखिएगा।
कह रहे एक बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है। एक बाहर कह रहे हैं स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है। ये 24 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा की लंबाई, तथा P की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। P ये बिंदु है और ये केंद्र है, इससे जो दूरी हमें दे रखी है ये 25 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमसे बोला वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये त्रिज्या R हमें निकालनी है, ठीक है। तो आप जानते हैं त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 अंश का कोण बनता है ना। तो ये P, इसको Q मान लो, इसको O मान लो। तो क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है और प्रमेय दर्शनी के अनुसार त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो देखो कर्ण मेरा क्या है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कर्ण मेरा 25 है, आधार मेरा 24 है और लंब मेरी त्रिज्या है, ठीक है। 25 का वर्ग क्या होता है 625, 24 का वर्ग होता है 576, 24 गुणा 24। संख्या को एक तरफ लेके आएंगे तो ये 625 इधर आ जाएगा 576, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 49। हमें R का मान चाहिए, तो R क्या हो जाएगा 49 का वर्गमूल, कितना होगा 7 होगा, ठीक है। R हमें मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। कह रहे हैं एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उस वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल क्या होगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है πr²/14, वृत्त का क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा। तो देखो त्रिज्या दे रखा है 7, तो पाई का मान रखेंगे 22/7, त्रिज्या में दे रखा है 7, 7 गुणे 7, टोटल के बट्टे में कितना है 4। एक 7 से एक 7 कटा, तो इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 11 7 77/2, आधा करेंगे 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या होगा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो, त्रिज्या में दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई L में दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है πr/L होता है। पाई का मान क्या रखोगे 22/7, त्रिज्या दे रखा है 14, L दे रखा है 10। इसको हल कर लो, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 कम 44 पीछे से 0, 440 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखो प्रायिकता का जो मान होता है, किसी भी घटना की प्रायिकता का जो मान होता है 1 होगा, 1 से छोटा होगा, या 0 से बड़ा होगा, इस रेंज के बीच में होता है ना। तो प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता। 2/3 1 से छोटा ये हो सकता है, 3/2 1.5 हो जाता है, ये नहीं हो सकता। दो परिमेय संख्याओं के लिए HCF और LCM बराबर है, तो संख्याएं हमेशा क्या होंगी समान होगी। जब लॉशपा और मौशपा दोनों समान है उस स्थिति में संख्याएं भी समान होती हैं। कह रहे अगर एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल इतना है, देखो योगफल हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा 5 दे रखा है और अल्फा गुणा बीटा में दे रखा है 6, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा बीटा गुणे x प्लस अल्फा बीटा। यहाँ मान रख देंगे, x² अल्फा बीटा का मान है 5 और अल्फा गुणा बीटा का मान है 6। ये हमें हमारा उत्तर मिलेगा x² माइनस 5x प्लस का 6। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं के किस मान के लिए ये जो समीकरण युग्म, ये समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होता, समांतर की कंडीशनों के लिए, जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2, ये कंडीशन होती है। कोई हल नहीं होता समांतर की कंडीशन। तो a1 क्या होता है x का गुणज, रखो यहाँ पर x का गुणज 1, a2 क्या होता है दूसरे वाले x का गुणज, b1 क्या होता है y का गुणज, b2 क्या होता है दूसरे वाले y का गुणज। इन दोनों को ही बराबर लिया है, तिरछी गुणा करोगे k 1 कम k, 2 1 कम 2, k का मान क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। ये त्रिभुज है, कह रहे दिए गए चित्र में यह है, तो हमें बताना है कि EF का मान क्या होगा। तो आप देखो भुजाओं का अनुपात देखो समान है कि नहीं है। ये 50 है, ये 50 है,
इसका अनुपात 2/3 है और ये 4/6 है, तो 4/6 करोगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इसका अनुपात 2/3 है इन भुजा का, और इस भुजा का अनुपात भी कितना है, 2/3 आ गया। साइड, दो साइड का अनुपात समान है और बीच वाला कोण समान है, यानी कि साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगी, समरूप हो जाएंगी। जब दो त्रिभुज समरूप होती है, उनके संगत भुजा AB बट्टा DE बराबर होता है BC बट्टा EF। तो AB का मान है 2, इसका मान है 3, BC का मान है 3 और EF हमें निकालना है। ठीक है, तिरछी गुणा कर दोगे तो 2EF बराबर आ जाएगा 3 तिया 9, 2 गुणे में तक बट्टे में आएगा, 2 चौको 8, 2 पंजे 10। तो EF का जो मान आएगा वो आएगा 4.5। कहीं 4.5 दिख रहा है क्या आपको? 4.5। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे साइन 2 है 2 साइन A के बराबर है। एनसीईआरटी का प्रश्न है, पहला ऑप्शन सही होगा, जानते हैं। अगर आप A की जगह पे 0 रख दोगे, देखिए यहाँ हमारे पास क्या है, साइन 2 है बराबर 2 साइन A है ना। तो A की जगह पे 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। साइन 0 का मान 0, 2 गुणा 0 आ गया दोनों तरफ बराबर। तो जब हम A बराबर 0 लेंगे तो दोनों तरफ बराबर आ रहा है। कह रहे हैं कॉस का मान इतना है तो साइन का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं साइन A बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ये सूत्र आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। कॉस का मान क्या, 12/13 रख दिया, वर्ग है तो वर्ग कर दिया। अब इसको हल करेंगे, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, लॉस ऑफ आ जाएगा 169, 169 एक कम 169 और ये 144। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, घटाएंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, अंडर रूट के 25 बट्टे में 169। तो 25 का वर्गमूल 5, 169 का वर्गमूल 13। तो हमें हमारा साइन है कितना मिलेगा, 5/13 मिलेगा। तो ये प्रश्न भी अपना आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं घड़ी की मिनट की सुई 5 मिनट में केंद्र पर अंतरित कितना कोण बनाएगी। सो देखो, आप जानते हो घड़ी की जो सुई होती है, एक चक्कर कितने मिनट लगाती है, 7 मिनट लगाती है। 60 मिनट में कितना चक्कर लगाती है, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी, एक एक नियम लगा देंगे, 60 से भाग दे दोगे, 6 डिग्री लगाएगी। तो 5 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी, 5 से गुणा कर दो, तो 5 चंग 30 डिग्री लगाएगी। कितना लगाएगी, 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं यदि 18, A और 10 समांतर श्रेणी में तो A का मान क्या होगा। आप जानते हैं अगर 3 पद है हमारे पास क्रमागत 3 पद हैं AP के, तो उनमें एक संबंध होता है कि बीच वाले का जो डबल होता है वो पहले और आखिरी वाले के योगफल के बराबर होता है। तो बीच वाला क्या अपना A है, 2A पहला और आखिरी वाले के योगफल के बराबर होगा। ये 28 हो गया, 2 गुणे में तक बट्टे में आ जाएगा, 2 एक कम 2, 2 चौको 8। तो A का मान कितना होगा, 14 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होगी। ठीक है, सो देखिए अगले प्रश्न में आ जाओ। इन दो बिंदुओं के बीच के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो मध्य बिंदु के x निर्देशांक और फिर हमें निकालना y निर्देशांक। x निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, x1 + x2 बट्टे में 2, और y के लिए होता है y1 + y2 बट्टे में 2। ठीक है, ये अपना x1 है, ये अपना y1, x2 y2। सूत्र में रख देंगे, x1 है 7, x2 है 3, 7 और 3 10, 10 का आधा कितना 5, y1 है -3, y2 है 9, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 6 का आधा 3। तो हमारा P बिंदु क्या हो जाएगा, x निर्देशांक 5 है, y निर्देशांक 3 है, 5,3, 5,3। ठीक है, अब इसका मान बताना है, हल करते हैं इसके मान को। देखो आप एक सूत्र जानते हो कि साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा का मान
एक होता है जब थीटा समान हो, और उसके साथ साथ कॉस थीटा और सेक थीटा का मान भी एक होता है जब थीटा समान हो। देखो यहाँ थीटा समान है, इसका मान एक हो जाएगा और इसका मान भी एक हो जाएगा। एक और एक कितना हो जाएगा? दो, बिना हल किए, सूत्र की मदद से। ठीक है, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं एक ठोस अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास 14 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी बच्चों? 14 की आधा, 7 सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का। तो 3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या अपने पास 7 है, 7 गुणे 7, एक 7 से 7 कटा, तो 22 तियाँ 66 गुणे 7 कर दो, 7 छंग 42, हासिल लगा 4, 7 छंग 42 और 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहे इस बंटन का बहुलक क्या होगा? बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार हो। क्या है सबसे ज्यादा बार? एक 4, एक बार, 2 बार, 3 बार है 4, और कुछ है 3 बार, 3 बार से ज्यादा और कुछ दिख रहा है? 5 एक बार, 2 बार, तो 4 सबसे ज्यादा बार है, तो बहुलक 4 हो जाएगा। कैसे? किसी वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह 17 है, ऊपरी वर्ग सीमा 14 है, तो निचली वर्ग सीमा क्या होगी? आप जानते हैं ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा का जो आधा होता है वो वर्ग चिन्ह होता है। ऊपरी वर्ग सीमा में दे रखी है 14, निचली वर्ग सीमा में निकालनी है, और वर्ग चिन्ह में दे रखा है 17। तिरछे गुणा कर देंगे तो ये 17 दूनी हो जाएगा 34, और ये हो जाएगा 24 प्लस एल। इधर 34 में से 24 घटा दोगे तो 10 आ जाएगा। तो निचली वर्ग सीमा कितनी होगी? 10 होगी। ठीक है, यहां आ जाएगा 10। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अब कह रहे हैं यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है तो उस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंतरित कोण ज्ञात करना है। सो देखो प्रश्न क्या बोल रहे हैं, त्रिज्या कितनी है अपने पास? 14 सेंटीमीटर है, और चाप की जो लंबाई है एल बराबर वो 22 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है? कोण निकालना है, थीटा। तो चाप की लंबाई एल बराबर, सूत्र क्या होता है? थीटा बट्टे 360 गुणे में 2 पाई आर होता है ना। तो चाप की लंबाई हमें क्या दे रखी है? 22, थीटा हमें निकालना है बट्टे में 360, पाई का मान 22/7। अच्छा ये 2 छूट रहा है, 2 गुणे में है, और आर हमें दे रखा है 14, आर दे रखा है 14, कट रहा है देखो, ऊपर ऊपर कटता है, 22 एक कम 22, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कटा, 2 दूनी 4। अब ये बट्टे का है, इधर क्या आ जाएगा? गुणे में, और ये गुणे के इधर क्या आ जाएगा? बट्टे में। काटो, 4 9 36 85 0। थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। थीटा का मान होगा 90 डिग्री। ठीक है जी, ये क्वेश्चन अपना आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो इसके एक फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? घन है, घन का एक फलक क्या होता है? वर्ग होता है। किसी भी एक फलक की बात करें, जैसे ये एक फलक है, तो मान लेते हैं घन की जो भुजा है वो ए है। घन की भुजा मैंने क्या मान ली? ए मान ली। तो हमें दे रखा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 864 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका सूत्र क्या होता है? ये होता है 6a²। ठीक है, 6 गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा, काटोगे 6 कम 6, 2 बचा, 6 चुको 24, 2 बचा, 6 चुको 24, 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12। ये आ गया 12। तो एक फलक क्या होता है? वर्ग होता है ना। एक फलक का क्षेत्रफल निकालना है जो कि होगा a²। घन में 6 फलक होते हैं, तो एक फलक का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, 12 को 12 से गुणा करेंगे इतना आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर आ गया। कोई भी दिक्कत हो आप एक बार दोबारा
देख सकते हैं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? ध्यान से देखिएगा। पासे पर परिणाम क्या होता है? पासा मतलब लूडो। 1 2 3 4 5 6, तो कुल परिणाम कितने इसके पास? 6। 5 से बड़ा अंक क्या है? 5 से बड़ा अंक एक ही है, वो है 6। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। ठीक है, 5 से बड़े अंक आने की प्रायिकता। तो सूत्र क्या होता है प्रायिकता का? संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो संभव परिणाम क्या है बाबू? 1 है। कुल परिणाम कितना है हमारा? 6। तो उत्तर आ जाएगा 1/6। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। क्या बोल रहे हैं? एक लंब वृत्तीय शंकु और बेलन समान त्रिज्या के और समान ऊंचाई के हैं। शंकु और बेलन, ये हमारा शंकु है और ये हमारा बेलन है। मान लेते बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है। कह रहे हैं बेलन समान त्रिज्या और समान ऊंचाई के हैं। इसकी ऊंचाई अगर h होगी ना, तो इसकी ऊंचाई भी h ही है। इसकी त्रिज्या अगर r है तो इसकी त्रिज्या भी r है। ठीक है, तो बोल रखा है यदि शंकु का आयतन हमें दे रखा है। शंकु का आयतन क्या दे रखा है? 66 घन सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें क्या निकालना है? बेलन का आयतन निकालना है। बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन निकालना है। अच्छा, हमें दे क्या रखा है? हमें दे रखा है शंकु का आयतन 66। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये हमें 66 दे रखा है, तो बट्टे का 3 के गुणे में आ जाएगा। ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। 66 गुणा 3। ठीक है, पाई r स्क्वायर h किसका सूत्र होता है? बेलन का आयतन का सूत्र होता है। तो यहाँ लिख देंगे बेलन का आयतन 3 से गुणा कर दीजिए। 3 से गुणा करेंगे तो 3 छंग 18, 3 छंग 18 और 1 19, 198 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा बेलन का आयतन। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाऊं। कह रहे निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना पड़ता है पहले। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम में लिखने पर, यहाँ लिखेंगे आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर ठीक है, आरोही क्रम में लिखने पर लिख दो आरोही क्रम। तो देखो ध्यान से लिखेंगे। सबसे छोटा क्या अपने पास? 17 है। 17 से बड़ा क्या है बच्चों? 18 है। 18 से बड़ा है अपना 19 है। 19 से बड़ा अपना 20 है। ठीक है, 20 हो गया। 20 से बड़ा अपना क्या है? 25 है। 25 से बड़ा अपना 27 है और उससे बड़ा है 29। कितनी संख्या है गिनो? 1 2 3 4 5 6 7, जो कि n अपने पास क्या है? 7 है, यानी कि ये विषम है। तो हमें निकालना है माध्यक। माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं। तो माध्यक क्या होता है विषम की स्थिति में? n+1/2 पद। तो n कितना है? 7। 7 में 1 जोड़ के आधा करो, 8/2 यानी कि चौथा पद। यहां से चौथा पद, इसलिए माध्यक क्या होगा? माध्यक अपना हो जाएगा चौथा पद। 1 2 3 4, माध्यक अपना हो जाएगा 20।
ठीक है, ये क्वेश्चन अपना आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे दो खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। कौन कौन है बच्चों? राम और श्याम है। ठीक है, यहाँ अपना राम है और इधर अपना श्याम है। हिंदी में भी लिख देना, राम और श्याम दो मैच खेल रहे हैं। हमें क्या दे रखा है? राम के मैच जीतने की प्राइस 4/5 है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है राम की मैच जीतने की प्रायिकता, यानी कि पीई क्या दे रखा है बच्चों? हमें 4/5। हमें निकालना है श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता, इसलिए श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता। देखो श्याम कब मैच जीतेगा? श्याम तभी मैच जीतेगा जब राम हारेगा। तो यहां लिखेंगे बराबर राम के हारने की प्रायिकता, राम के हारने की प्रायिकता के बराबर होगा। राम के जीतने की प्रायिकता पीई है, तो राम के हारने की प्रायिकता क्या होगी? पीई डैश होगी। ये अपने को निकालनी है। तो आप जानते हैं किसी घटना के होने की प्रायिकता और उस घटना के ना होने की प्रायिकता। राम जीतता है और राम नहीं जीतता है, इसका कुल योगफल कितना होता है? 1। ठीक, पी डैश निकालना है। ये प्लस का पी इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का पी। अब हम मान रख देंगे। ठीक है, पी का मान कितना है? 4/5। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया, लॉस ऑफ 5 एकम 5। इसकी गुणा इसके साथ 5 एकम 5, 1 चक्कू 4। आंसर आ जाएगा 1/5। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1/5 होगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। दो घनों जिनमें से प्रत्येक की भुजा 2 सेंटीमीटर है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए 8वें प्रश्न में आ जाओ। दो घन है, सेम टाइप के घन है, आपस में जोड़ दिया जाता है। जब दोनों घन को जोड़ देंगे तो एक घनाभ बनेगा जिसकी लंबाई बदलेगी, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई सेम टू सेम रहेगी। हमें दे रखा है प्रत्येक की भुजा 2 सेंटीमीटर है। ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 और 2 मिलके 4। बाकी ऊंचाई भी 2 रहेगी और चौड़ाई भी 2 रहेगी। ठीक है, दो घन को मिलाने पे सिर्फ लंबाई बदलती है, चौड़ाई ऊंचाई सेम रहता है। तो यहां लिखेंगे घन की घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी? 2 + 2। घनाभ की लंबाई यानी कि 4 सेंटीमीटर। उसके बाद घनाभ की चौड़ाई भी, ये भी कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। और फिर क्या चाहिए? घनाभ की ऊंचाई यानी कि h, वो भी कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? घनाभ का आयतन निकालना है। इसलिए घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई अपने पास 4 है, चौड़ाई अपने पास 2 है, ऊंचाई अपने पास 2 है। 4 चौको 16, तो यह आ जाएगा 16 सेंटीमीटर क्यूब उत्तर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन गया। अगला प्रश्न है प्रथम 10 धनात्मक विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? प्रथम 10 धनात्मक, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्या। ठीक है, माध्य निकालना है, समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालने का टेक्निक क्या होता है? पहली संख्या अपनी 1 है, दूसरी संख्या अपनी 3 है, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17। कितने हो गए? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जितनी संख्या होती है उससे भाग देना होता है माध्य निकालने के लिए। अब देखो ये हो जाएगा 20, 40, 60,
80 और ये 100, 100/10, तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 10। क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं एक थैले में 6 लाल 7 सफेद गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। निकाली गई गेंद की सफेद होने की प्रायिकता बतानी है। ठीक है, निकाली गई गेंद की सफेद होने की प्रायिकता बतानी है। तो आप देखोगे, सफेद गेंद की प्रायिकता निकालनी है ना। सफेद गेंद आने की प्रायिकता, ठीक है। तो देखो भाई, सफेद गेंद है कितनी? सफेद गेंद 7 है। संभव परिणाम 7, कुल परिणाम कितने? जोड़ दो, 7 और 6 13। तो आंसर आ जाएगा 7/13। ठीक। अगले प्रश्न में आ जाओ। यदि एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल इतना है तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी? अर्धगोला दे रखा है ठोस, और हमें क्या दे रखा है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो अर्धगोला है, इसकी त्रिज्या मैं मान लेता हूं कि r है। माना अर्धगोले की त्रिज्या r है। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे रखा है? 50 पाई दे रखा है। तो अर्धगोले का सूत्र क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण नहीं बोला, वक्र बोला है, 2πr²। ये 50 पाई, इधर पाई कटा, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, भाग दोगे तो 25 आ जाएगा, है ना। तो r का मान क्या होगा? 25 का वर्गमूल। तो कितना हो जाएगा? 5। त्रिज्या हमारी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। हमारी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं इन सभी संख्याओं का समांतर माध्य 6 है, तो x का मान क्या होगा? समांतर माध्य ऑलरेडी दे रखा है। माध्य क्या होता है? जो भी संख्या उनको लिख के जोड़ दो। क्या दे रखा है? 5 7 9 4 3, फिर है x + 2। कितनी संख्या गिनो? 1 2 3 4 5 6। 6 से भाग देंगे। इन सभी संख्याओं का समांतर माध्य 6 ऑलरेडी दे रखा है। अब इनको जोड़ो, 5 और 7 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21, 21 और 7 28 और 2 30, प्लस x बट्टे में 6। ये बट्टे के इधर के गुणे में आ जाएगा, 6 छंग 36। तो ये प्लस का 30 इधर क्या हो जाएगा? माइनस का 30। तो x का मान क्या आ जाएगा बाबू? 6 आ जाएगा। x का मान 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? संख्या 12 15 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM दोनों ज्ञात करना। अब ये सारे प्रश्न 2-2 नंबर वाले हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। हमारे पास संख्याएं क्या है? 12 15 और 21 है, और ये NCERT का प्रश्न है। 12 15 और फिर हमारे पास है 21। गुणनखंड करेंगे, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। इधर आ जाइए, 3 बचे 15, 5 एकम 5, और ये आ जाएगा 3 सते 21, 7 एकम 7। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम गुणनखंड करते हैं। अब देखिए, 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है? 2 बार, 3 है 1 बार। 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 1 बार है, 5 1 बार। संख्या के नीचे संख्या लिख रहा हूँ। और फिर आ जाते हैं 21 में। क्या है बच्चों? 3 1 बार है और 7 1 बार है। तो सबसे पहले हमें निकालना है HCF। तो वो संख्या जो तीनों में है तो वो 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? HCF। तो यहाँ निकालेंगे HCF यानी कि मौशा, जो तीनों में उसकी न्यूनतम घात। 3 की न्यूनतम घात 1 ही है, तो 3 आ जाएगा। अब निकालो LCM। तो जो तीनों में उसकी अधिकतम घात, 3 की अधिकतम घात 1 ही है ना। और जो बच गए हैं उनको गुणे में डाल दो। 2 की घात 2, 5 7। तो यह आ जाएगा, देखो 7 तिया 21 और 4 पंजे 20, 21 दूनी 42, पीछे से 0, 420 आ जाएगा इसका लौशपा, ठीक है। आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ।
कह रहे हैं यदि ये बहुपद है, शून्य का अल्फा और बीटा हो, तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, ये आपको बताना है। 5वें प्रश्न में आ जाओ। तो लिखेंगे दिया गया बहुपद, हमें बहुपद दे रखा है 3x² माइनस के 5x प्लस का 9। ठीक है, यहाँ पर जो a है, a क्या होता है x² का गुणज 3, b क्या होता है x का गुणज माइनस का 5, और c क्या है अपने पास अचर पद 9। तो हमें क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, जिसका सूत्र होता है माइनस के b अपॉन ए, और अल्फा गुणा बीटा क्या होता है c अपॉन ए। ठीक है, तो सूत्र में रख देंगे, b अपने पास है माइनस के 5, a अपने पास 3, माइनस माइनस प्लस, तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 5/3। c हमारा 9 है, a हमारा 3 है, 3 से काटेंगे 3 3 9, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। विलोपन विधि लगानी है। ठीक है, तो समीकरण में क्या दे रखा है, पहले दे रखा है 3x प्लस 5y बराबर 7, समीकरण नंबर 1, और अगला दे रखा है 6x प्लस y बराबर माइनस के 4। किसको विलुप्त करना है वो ध्यान से देखिए, किसी को भी कर सकते हैं। अगर देखो यहाँ 6 है, x को हटाने के लिए x का गुणज समान करना होगा। 6 कब आएगा, जब 2 से गुणा करेंगे। इसका भी 6 होगा, इसका भी 6 होगा, तभी हटेगा। तो पहले वाले में सिर्फ 2 से गुणा कर दो, दूसरे वाले में करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x, और 2 पंजे 10y, और 7 दूनी 14। इसको हमने कुछ किया ही नहीं है। ठीक, समान चिन्ह प्लस प्लस, समान चिन्ह होने पे हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और घटाने पे नीचे वाले का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ठीक है, तो ये प्लस माइनस कटा, 10 में से 1 बाई घटेगा तो ये आ जाएगा 9y, 14 और 4 18, 9 गुणे में के बट्टे में 9 दूनी 18। y का मान क्या आ गया, 2 आ गया। y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, चूंकि 3x प्लस 5y बराबर 7 है। ठीक है, तो प्लस का 5y इधर के हो जाएगा माइनस के 5y, मान रखेंगे। y का मान कितना है, 2 है। ठीक है, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 3, इधर अपना 3x है, 3 गुणे में बट्टे में आएगा, 3 कम 3, तो x का मान क्या आ गया, माइनस का 1। तो x का मान 1 होगा और y का मान 2 होगा। आराम से बन गया। ठीक है जी, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहे हैं कि इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या क्या होगी। समांतर श्रेणी पहले ही दे रखा है अपने पास, तो यहां देखिए जो समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, जैसे हम ए से दर्शाते हैं, वो है 7। सार्वंतर क्या होता है कि दूसरे पद से पहला पद घटा दो, दूसरा पद है 13, पहला पद है 7, तो आ जाएगा 6। अंतिम पद ए एन, ये हमारे पास है 205, हमें n की गणना करनी है। ठीक है, आप एक सूत्र जानते हैं कि भैया ए एन बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d होता है। यहाँ हम रख देंगे ए एन हमारे पास कितना, 205 है, a हमारे पास 7 है, n हमें निकालना है, और d हमारे पास 6 है। प्लस का 7 इधर आके क्या होगा, माइनस के 7, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 198 आ जाएगा। 6 गुणे में इधर क्या आ जाएगा, बट्टे में 6 3 18, 6 3 18, माइनस के इधर के हो जाएगा प्लस का 1, तो n का मान कितना होगा, 34। इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, 34 पद है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ अगले प्रश्न में, 8वें नंबर में क्या बोल रहा है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। हमसे बोल रहा है कि दी गई आकृति में ये जो डी ई है इस बी सी के समांतर है, तो एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए हमें क्या दे रखा है कि जो डी ई है वो समांतर है बी सी के। जब किसी त्रिभुज में एक भुजा दूसरे के समांतर होती है तो वहां पर थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय से।
थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहती हैं? ये हो जाएगा AD बट्टा DB किसके बराबर होगा? AE बट्टा EC के। मान रखो AD हमारे पास क्या है? x प्लस 2, DB हमारे पास क्या? 6 है, AE हमारे पास 4 है और EC हमारे पास 8 है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तिरछे गुणा करेंगे ये हो जाएगा। अच्छा, तिरछे गुणा करने की जरूरत नहीं है, देखो कैसे जरूरत नहीं है, इसको इधर ले जाओ ना। x प्लस 2, 6 कम 6 बट्टे में 2 है तो 2 3 6, प्लस का 2 इधर क्या हो जाएगा? माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा? x का मान 1। ठीक है जी, x का मान कितना होगा? 1 होगा। ये क्वेश्चन बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाऊं। कह रहे बिंदु इतने इतने को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है? तगड़ा क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। हमारे पास एक रेखाखंड है, ठीक है, रेखाखंड के 2 बिंदु दे रखे हैं, ये वाला और ये वाला। पहला वाला बिंदु दे रखा है 5,3, नाम दे दिया A, इसको दे दिया B दे रखा है -3, -2। कह रहे हैं एक बिंदु है जो x अक्ष पर है, मान लेते वो बिंदु P है, x अक्ष पर है, तो x अक्ष के लिए y निर्देशांक 0 होता है। इसको m1 अनुपात m2 में विभक्त करते हैं, ये हमने मान लिया। तो क्या m1 अनुपात m2 ही निकालना है। ये अपना x1 है, ये अपना y1, ये अपना x2, ये अपना y2, और ये अपना विभाजन बिंदु है। ये x निर्देशांक है, y निर्देशांक है, तो यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र से आप जानते होंगे, क्योंकि अनुपात निकालना है तो किसका अंक मान पता है? y निर्देशांक का। तो y का सूत्र क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। तो y निर्देशांक क्या है हमारे पास? 0, m1 पता नहीं, y2 है -2, m2 पता नहीं, y1 है 3 बट्टे में m1 प्लस m2। इसके बट्टे में कुछ नहीं, 1 ले लिया। तिरछे गुणा करेंगे, किसी भी संख्या की गुणा 0 से करने पे वो 0 हो जाता है, और इसके गुणा इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा -2m1 प्लस के 3m2। तो -2m1 इधर आके क्या हो जाएगा? +2m1। तो 2 गुणे में है, ये m2 गुणे में इधर क्या हो जाएगा? बट्टे में, ये 3 है ना, ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में। तो बट्टे का मतलब क्या होता है? अनुपात। तो आंसर आ जाएगा 2:3। आंसर क्या आ जाएगा? 2:3। 2:3, सॉरी 3:2। ऊपर 3 है, नीचे 2। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं 10वें नंबर पर। मान निकालना है अपने को 4 cot स्क्वायर 45 माइनस के शेक स्क्वायर 60 प्लस के साइन स्क्वायर 60। तो बच्चों कॉट 45 का मान 1 होता है, वर्ग है तो वर्ग कर दो। सेक 60 का मान होता है 2, वर्ग है तो वर्ग कर दो। साइन 60 का मान होता है √3/2, वर्ग है तो वर्ग कर दिया। तो 4, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4। ठीक है, √ का वर्ग करेंगे, √ हट जाएगा, 2 का वर्ग 4, प्लस का 4 माइनस का 4 कटा, हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा? 3/4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12 मीटर लंबी एक लड़की एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। 12 मीटर लंबी एक सीढ़ी, लकड़ी बोल रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, इजी सा प्रश्न है। देखो, ये एक दीवार के शिखर तक पहुंचती है, ये दीवार है और एक सीढ़ी है, ये सीढ़ी है। जिस सीढ़ी की लंबाई कितनी दे रखी है? 12 मीटर है। दीवार तक पहुंचती है यदि सीढ़ी की दीवार के साथ कोण, ये जो सीढ़ी है दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमसे पूछ रहा है दीवार की ऊंचाई क्या होगी। मान लेते हैं कि दीवार की ऊंचाई h होगी। इसका नाम दे दो ABC में। तो यहां लिख देंगे त्रिभुज ABC में क्या होगा बाबू? देखो, जो पता होता है और जो निकालना होता है उसके बीच संबंध लगाओगे। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब, और ये क्या अपना कर्ण,
90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो आप जानते हैं BC आपको निकालना है और AC आपको पता है। लंब बट्टा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। थीटा अपने पास क्या है? 60 डिग्री। तो BC हमारे पास है H, AC हमारे पास है 12। साइन 60 का मान होता है √3/2। ये बट्टे का इधर गुणे में आ जाएगा, 12 √3/2। तो 2 चंग 12, तो H का मान हो जाएगा 6 √3 मीटर। ठीक है, ये हमें हमारी दीवार की ऊंचाई मिल जाएगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। ये हमारा है, पास एक चतुर्भुज खींचा गया है वृत्त के परिगत, तो हमें ये सिद्ध करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो प्रमेय 10.2 आप जानते हैं। प्रमेय 10.2 ये क्या कहती है कि वृत्त के बाहर से जब हम स्पर्शिका खींचते हैं तो वो बराबर होती है। तो यहाँ हो जाएगा DR किसके बराबर होगा? DS के। समीकरण 1। CR किसके बराबर होगा? CQ के। R वाले को R की तरफ, CR CQ के बराबर। फिर BQ किसके बराबर होगा? BQ के। BP के। BQ बराबर होगा BP के। Q वाला Q की तरफ रखा है। फिर देखिए, और AP किसके बराबर होगा? AS के। AP किसके बराबर होगा? AS के। अब यहां पर जोड़ का चिन्ह है, चारों समीकरणों को जोड़ देना है। 1 + 2 + 3 + 4, चारों समीकरणों को जोड़ दिया। जोड़ो, बायां वाला बाईं तरफ जुड़ेगा, दायां वाला दाईं तरफ। तो यहां से हो जाएगा DR + CR BP + AP। दायां वाला जोड़ो, DS के साथ AS जोड़ो और CQ के साथ BQ जोड़ दिया। अब देखो DR + CR, DR + CR किसके बराबर है? CD के। BP + AP, AP + BP किसके बराबर है? AB के। ठीक। DS + AS, DS + AS किसके बराबर है? AD के। और CQ + BQ, CQ + BQ किसके बराबर है? BC के। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। वेरी इंपॉर्टेंट है, हेंस प्रूव्ड। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे हैं वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 50 डिग्री है। ठीक है, कोण हमें दे रखा है 50 डिग्री। चाप की लंबाई 5 मीटर है। जो चाप की लंबाई है वो है 5 मीटर, 5 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? R। ये आपको निकालना है। तो आप सूत्र जानते हैं, चाप की लंबाई क्या होता है? सूत्र θ/360 गुणे में 2πr। तो चाप हमें दे रखा है 5 पाई, थीटा हमें दे रखा है 50, बट्टे में है 360, गुणे में है 2 पाई। ऐसे ही रखेंगे, R हमें निकालना है। ठीक है, इधर पाई कटा, 5 × 5 ऊपर कटेगा, 5 50, 0 से 0 कटा। यहाँ करेंगे 2 × 2, 2 × 8 16। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ R बचा, बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा, 18 × 18। तो त्रिज्या कितनी होगी? 18 होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। सेक्शन नंबर C पे आ गए। अब हम कह रहे हैं समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद इतना हो। ठीक है, 14वें प्रश्न में आ जाओ। देखो, हमें nवां पद दे रखा है, दिया है an बराबर क्या दे रखा है अपने? an बराबर दे रखा है 3 + 2n। हमें 15 पदों का योगफल निकालना है। 15 पदों का योगफल निकालने के लिए a चाहिए, d चाहिए ना। तो आप जानते हैं a क्या होता है? a आपका प्रथम पद होता है। तो n की जगह पे पहला 1 रख दो, तो ये 3 + 2 यानी कि 5 हो जाएगा। अब d निकालने के लिए a2 - a1 होता है, तो a2 भी निकाल लो। तो n की जगह पे 2 रख दो, 2 दूनी 4, 4 और 3 7। चूंकि d बराबर क्या होता है? दूसरे पद से पहला पद घटाते हैं, दूसरा पद 7 है, पहला पद 5 है। कितना आ जाएगा? 2। इसलिए 15 पदों का योगफल, सूत्र क्या होता है? n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस ब्रैकेट बंद n - 1 ब्रैकेट बंद गुणा d, फिर ब्रैकेट बंद। मान रखेंगे n का मान है 15/2, प्रथम पद है 5,
एन हमारे पास है 15 माइनस 1, डी हमारे पास है 2, 15/2, 5 दूनी 10, 14 आ जाएगा, 14 दूनी 28, 28 और 10 कितना हो जाएगा 38/2, काटोगे 2 एक कम दम 2 नम 18, गुणा करो 15 नम्मा 135, हासिल लगा 13, 15 एकम 15 और 13 28, 285 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। अथवा में आ जाओ। क्या है, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, 60 पद है, यानी कि कुल पद कितना है हमारे पास 60 है। यदि प्रथम पद 7 हो और अंतिम पद ए यानी कि 60वां पद, 60वां पद, क्योंकि टोटल कुल 60 पद है, यानी कि अंतिम पद यानी कि 60वां पद 125 है, तो 32वां पद क्या होगा। तो डी चाहिए ना अपने को, डी नहीं पता, तो अपने को डी नहीं पता और हमें निकालना है 32वां पद। ठीक है, तो 60वें पद को मैं लिख सकता हूँ एक कम करके 59D, ए प्लस 59D हमारे पास 125 है। ए का मान हमें दे रखा है 7, प्लस का 7 उधर क्या आ जाएगा माइनस के 7, तो 59D ये आ जाएगा 118। ठीक है, 59, तो डी बराबर क्या होगा 59 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया 59 दूनी 118, तो डी का मान आ जाएगा 2। जो डी नहीं पता था वो पता चल चुका है। अब हमें क्या निकालना है 32वां पद, ए 32, यानी कि एक कम कर देंगे ए प्लस 31D। प्रथम पद हमारे पास है 7 और डी हमारे पास है 2, 31 दूनी 62, तो ये आ जाएगा 69। ठीक है, आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये आपके एनसीईआरटी का प्रश्न है। ठीक है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। सो देखिए हमारे पास क्या है, देखो एक रेखाखंड है, ये मान लेते हैं ए बिंदु है और ये मान लेते हैं बी बिंदु है। ए दे रखा है 4,0, बी दे रखा है 0,8। इसको 4 समान भागों में बांटना है, तो 4 समान भागों में बांटने के लिए हमें इसके अंदर 3 बिंदु और चाहिए होंगे। तो ये बिंदु हो गया P, ये बिंदु हो गया Q, ये बिंदु हो गया R। ठीक है, तो निकालना है अपने को Q बिंदु। Q बिंदु क्या होगा, ए बी का मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु का सूत्र आपको पता ही होगा, थोड़ी देर पहले बताया था। क्या होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक, तो ये हो जाएगा 4/2, ये हो जाएगा माइनस के 8/2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। तो Q बिंदु हमें मिल गया 2, माइनस के 4। ठीक है, Q बिंदु निकल गया। अब निकालो P बिंदु। P बिंदु क्या होगा, ए क्यू का मध्य बिंदु। ठीक है, तो यहां से भैया क्या हो जाएगा, x1 कितना अपना 4, x2 कितना अपना 2 बट्टे में 2, y1 है अपना 0, y2 है अपना माइनस के 4। ठीक है, 4 और 2 6/2, 0 प्लस माइनस माइनस होता है, 0 में से 4 घटाओगे माइनस के 4 बचेगा। तो P बिंदु आपको क्या मिलेगा, 2 3 6 और 2 दूनी 4, ये आपको P बिंदु मिल गया। अब आपको चाहिए R बिंदु। R बिंदु क्या होगा, क्यू बी का मध्य बिंदु। ठीक, तो क्या हो जाएगा, x1 है 2, x2 है 0 बट्टे में 2, y1 है -4, y2 है माइनस के 8 बट्टे में 2, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 बट्टे 2, -8 -4 माइनस के 12 बट्टे 2, तो 2 एकम 2, 2 छंग 12। तो तीनों बिंदु हमें आराम से मिल गए। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं।
अथवा करके है, कह रहे हैं ए निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ये वृत्त है, ठीक है, और ये व्यास है ए बी, ए और यहाँ पर अपना बी है। बी हमको दे रखा है प्रश्न में, केंद्र भी दे रखा है जिसका केंद्र है 2, -3, ठीक है, और बी के निर्देशांक है 1, 4, और ए का निर्देशांक में मान लेता हूं कि ये क्या है बच्चों, ये अपना x1, y1 है जो कि आपको निकालना है। क्योंकि व्यास है, केंद्र क्या होता है, ए बी का मध्य बिंदु की तरह व्यवहार करता है, बीचों बीच होता है ना व्यास के, तो जो केंद्र है वो मध्य बिंदु है, तो लिखेंगे चूंकि ओ अपना क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। सो देखो दोस्त, ओ हमारे पास क्या है 2, -3 है, और मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 + x2 बट्टे 2, y1 + y2 बट्टे 2, क्योंकि ये बिंदु इसके बराबर है तो इसका जो x निर्देशांक है इसके x निर्देशांक के बराबर होगा, और इसका जो y निर्देशांक है इसके y निर्देशांक के बराबर होगा। तुलना कर दोगे, x1 + 1 बट्टा 2, 2 के बराबर होगा, ये बट्टे का 2 इधर के गुणे में आ जाएगा, 2 दूनी 4, प्लस का 1 इधर के क्या होगा, माइनस का 1, तो x1 का मान आ जाएगा 3। उसके बाद ये चीज इसके बराबर होगी, y1 + 4 बट्टा 2 किसके बराबर होगा, -3 के, तो बट्टे का इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में, 3 दूनी 6, प्लस का 4 इधर के हो जाएगा -4, तो y1 कितना हो जाएगा, -10। इसीलिए जो आपका a होगा, x1 मिला है 3, y1 मिला है -10, ये हमको हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती हैं, स्पर्श बिंदु समद्विभाजित होती हैं। ये एनसीईआरटी का उदाहरण है, सारा प्रश्न एनसीईआरटी से ही आता है। कह रहे दो संकेंद्रीय वृत्त है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। एक बड़ा संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, ऐसा वृत्त जिनकी त्रिज्या समान है, ये ठीक है, ये इसका केंद्र है, दोनों का केंद्र एक ही है। क्या बोल रहा है, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ये जो स्पर्श बिंदु है इस पे समद्विभाजित होती है, ये ए है ये बी है। हमें सिद्ध करना है कि ए पी और पी बी बराबर होंगे। यहां लिखेंगे हमें सिद्ध करना है क्या कि ए पी किसके बराबर है, पी बी के बराबर है। ये अपने को सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने वाला प्रश्न थोड़ा रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करेंगे हम, ओ से पी को मिलाएंगे, फिर ओ से ए को मिलाएंगे, ओ से बी को मिलाएंगे। रचना में क्या किया हमने, ओ ए, ओ पी, ओ बी को मिलाया, ठीक है। चूंकि इस भुजा को और इस भुजा को बराबर दिखाना है, यानी कि इस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाओ त्रिभुज ए पी ओ तथा त्रिभुज बी पी ओ में, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम दिखाना है। तो देखो ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा, इसके बीच में 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पे भी 90 अंश का बनेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है कि ओ पी ए, जो कोण है अपना ओ पी ए, और कोण जो है अपना बी पी ओ, ये बराबर है क्योंकि दोनों के दोनों 90 अंश के हैं, प्रमेय 10.1 से। उसके साथ साथ दोनों त्रिभुजों में ओपी आ रहा है, ओपी बराबर ओपी है, क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। उसके साथ साथ ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ये भी बड़े वृत्त की त्रिज्या है। तो ओ ए बराबर क्या है, ओ बी है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों की दोनों त्रिज्या है, त्रिज्या समान होती है वृत्त की। अब देखो ये 90 है, ये भी 90 है, ये उभयनिष्ठ है, और दोनों का जो कर्ण है वो भी समान है,
तो यानी कि कौन सा नियम लग जाएगा, RHS नियम लग जाएगा। अतः RHS द्वारा जो त्रिभुज है अपनी, त्रिभुज APO सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज BPO के। और जब दो त्रिभुज समरूप होती हैं तो CPCT नियम लगा दो। CPCT द्वारा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, AP किसके बराबर हो जाएगा, BP के। यही अपने को सिद्ध करना था आंसर। अगले प्रश्न पे आ जाओ। ये सारे प्रश्न मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। अगला प्रश्न है आपका, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये आपका क्या है दोस्त, ये आपका प्रमेय 2.2 है, ठीक है। अथवा में आ जाओ, क्या है, हमारे पास एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, बाहर से एक बिंदु लिया आपने P और इससे आपने स्पर्श रेखा खींची वृत्त पर 2, ये A है ये B है, तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां होती है वो बराबर होती है। ये अपने को सिद्ध करना है, तो यहां लिख देंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है अपने को, PA किसके बराबर है, PB के, PA PB के बराबर है। तो सबसे पहले काम में आ जाओ रचना में, तो रचना करनी पड़ेगी अपने को। जब भी बराबर दिखाना होगा ना तो सर्वांशम दिखाना ही पड़ता है। AO BO और PO को मिला दो, तो यहां लिखेंगे रचना में PO AO BO को मिलाया, ठीक है। उसके बाद आप देखो, आप जानते हैं प्रमेय 10.1 से त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है, तो A कोण और B कोण हमारा 90 है। तो बराबर दिखाना है इसको, तो इस त्रिभुज को सर्वांशम दिखाना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज PAO तथा त्रिभुज PBO में सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों त्रिभुजों को मुझे क्या दिखाना, सर्वांशम। तो सबसे पहले देखो OA OB के बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या समान होती है। उसके बाद हमारा जो PO है दोनों में उभयनिष्ठ है, PO बराबर PO है और ये उभयनिष्ठ है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुज है। और उसके साथ साथ जो A कोण है और B कोण है वो समान है, 90 डिग्री है। कैसे, प्रमेय 10.1 से। तो देखो ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, दोनों त्रिभुजों का कर्ण समान है, एक और एक भुजा दोनों की समान है, तो कौन सा नियम लग जाएगा, RHS। अतः RHS द्वारा जो त्रिभुज है अपना PAO सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज PBO के। जब दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं तो CPCT नियम लगा दो। CPCT द्वारा उनके संगत भुजाएं बराबर होती हैं, PA बराबर क्या हो जाएगा, PB। और यही अपने को सिद्ध करना था। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। माध्य ज्ञात X और F दे रखा है सिर्फ, तो देखो कैसे होगा, सारणी बनाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका X, यहाँ आपका आ जाएगा F, ठीक है, और यहाँ आपका आता है FX। लिखते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ अपना हमें लिखना है X, फिर F और यहाँ होगा F गुणा X। तो X हमें क्या दे रखा है, 5 से लेकर 11 तक दे रखा है, तो यहाँ लिख लेंगे 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, यहीं तक है। यहाँ लिख देंगे हम कुल। F हमें दे रखा है 5 8 9 12 6 6 4, तो F का कुल योगफल चाहिए होगा अपने को, तो 12
और 8, 20 हो गया। और ये हो गया 30, ठीक है, 30 हो गया। और यहाँ पे आ जाओ 9 और 5, 14 और 6, 20, 50 हो गया कुल। अब एफ और एक्स के गुणा करो, 5 बचे 25, 8 छंग 48, 7 नम 63, 12 अट्ठे 96, 6 नम 54, 6 दही 60, 11 चक्को 44। अब इन सबको जोड़ना होगा। 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 6 22 और 4 26, 26 और 4 30, हासिल लगा 3, 6 6 और 6 12, 12 और 9 21, 21 और 5 26, 26 और 6 32, 32 और 4 32 और 4 36, 36 और 3 हासिल था हमारा 39, 390। तो हमें निकालना है माध्य। माध्य का सूत्र होता है एफ एक्स का कुल योगफल बट्टे में एफ का कुल योगफल। एफ एक्स का कुल योगफल है 390 बट्टे में 50। 1 0 से 0 कटा, 5 से भाग दोगे, 5 7 35, 4 बचा, 5 8 40। आंसर आ जाएगा 7.8, ठीक है। या फिर इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, कह रहे हैं माध्य में दे रखा है तो पी का मान क्या होगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, हमें माध्य दे रखा है, माध्य हमें दे रखा है 7, ठीक है। तो जैसा अभी किया बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है। टेबल बना लो, यहां पर x है, यहां f है, यहां पर fx आ जाएगा, ठीक। यहां x, यहां f, यहां fx आ जाएगा। तो हमें क्या दे रखा है, देखो 2 दे रखा है, 5 p 9 10, यहां आ जाएगा कुल। f हमें दे रखा है दोस्त 1 5 4 7 3, ठीक है। तो f का कुल योगफल कितना आ रहा है, 6 4 10 और 3 20। f का कुल योगफल तो 20 है। गुणा करो, यहाँ पर 2 1 2, 5 बचे 25, ये है अपना 4p, 7 9 63, 10 3 30। अब अंकों को जोड़ लो, ये हो जाएगा कितना 93, 93 और ये 27, 7 और 3 10, 9 2 11 और 1 12, 120 हो गया। संख्याओं का जोड़ा 120 और ये अचर अपना 4p, ठीक है। अब आ जाओ माध्य पे। माध्य का सूत्र होता है एफ एक्स का कुल योगफल बट्टे में एफ का कुल योगफल। माध्य में दे रखा है 7, एफ एक्स का कुल योगफल है 120 प्लस का 4p और एफ का कुल योगफल है 20। बट्टे का इधर क्या हो जाएगा गुणे में, तो ये हो जाएगा 140, इधर है 120 प्लस के 4p प्लस का 120, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 120, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 20। तो 4 गुणे में जाके बट्टे में आएगा 4 पंजे 20, तो p का मान क्या होगा 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब आते हैं सेक्शन नंबर डी में, बहुत ही तगड़े क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आते हैं, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 18वां नंबर है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। अंतर है तो घटाना होता है मतलब, और अंतर तभी होगा जब एक संख्या बड़ी होगी दूसरी संख्या छोटी होगी। तो मान लेते हैं कि जो बड़ी संख्या वो x है और छोटी संख्या अपनी y है। तो यहां लिख लो माना, माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या अपनी क्या है y है, ये हमने मान लिया। अब आ जाओ प्रथम शर्त में, तो यहां लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार। प्रथम शर्त में यह बोला गया है कि दोनों संख्याओं के वर्ग का जब हम अंतर करते हैं, बड़े वर्ग में से छोटा वाला वर्ग जब घटा देते हैं तो 180 आता है। वर्गों का अंतर 180 दे रखा है। और उसके बाद द्वितीय शर्त में यह बोला गया है, द्वितीय शर्त में यह बोला गया है, क्या बोला गया है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या एक्स स्क्वायर का वर्ग है ना, बड़ी संख्या का 8 गुना है। 8 है, छोटी संख्या हमारे पास y है ना, तो y का वर्ग 8x के बराबर है। y स्क्वायर हमारे पास 8x है, तो y स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में रख दोगे यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे y स्क्वायर का मान
समीकरण एक में रखने पर, रख दो भाई समीकरण नंबर एक में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान क्या है 8x, और इधर अपने पास है 180, प्लस का 180 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 180, इधर कुछ नहीं बचा तो 0, एक्स स्क्वायर का गुणज क्या कुछ नहीं तो 1। अब क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर की गुणज की गुणा अचर पद के साथ करनी होती है। ऐसी दो संख्या लीजिए, 180 कम 180, गुणा करने पे 180 है और घटाने पे 8 है, तो वो क्या होगा 18 गुणा 10। 18 गुणा 10 करोगे 180 होता है, 18 में 10 घटाओगे 8 आ जाते हैं। नेगेटिव ब्रैकेट लगा के मान रखेंगे 18x माइनस के 8x। अब हम क्या करेंगे, माइनस से अंदर गुणा कर देंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से एक जोड़ा बन गया, यहाँ से एक जोड़ा बन गया, पहले जोड़े से 100 बाइनिस्ट x बचा और यहाँ से बचा 18, यहाँ से 8 बाइनिस्ट 10 लिखना था, देखो 8 लिख दिया, ठीक है। दूसरी संख्या 10 है ना, तो यहाँ 10 होगा, तो यहाँ 10 आएगा ओपनिस्ट, ठीक है। ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है, आपने बिल्कुल सही काम किया है। जो 2 बार है उसे आप 1 बार लिखोगे, जो ओपनिस्ट निकाला है वो आ जाएगा दूसरे वाले ब्रैकेट में। इसको 0 मानना है, इसको 0 मानना है। यदि x प्लस 10 बराबर 0, तो प्लस का 10 इधर आके होगा माइनस का 10, ये हो जाएगा अमान्य, ठीक है। इसको लेंगे 0। यदि x माइनस के 18 बराबर 0, तो माइनस के 18 इधर आके प्लस का 18, ठीक है। ये वाला अमान्य इसलिए होगा क्योंकि वाई स्क्वायर बराबर 8x है। अगर x का मान माइनस का 10 लेंगे तो ये माइनस का 80 हो जाएगा, और y का मान जब निकालोगे माइनस के 80, तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो वास्तविक मान नहीं देगा, इसलिए, ठीक है। तो ये लेंगे, उसके बाद आ जाओ y निकालना है। y हमारे पास क्या 8x, x का मान है 18, 18 गुणे 8 144, तो y क्या होगा 144 का वर्गमूल, जो कि होगा 12। तो बड़ी संख्या हमारी होगी 18, छोटी संख्या कितनी होगी 12, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो अथवा में, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अगर पहली x है तो अगली क्या होगी x प्लस 1 होगी। अब आ जाओ प्रश्न अनुसार। प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न में ये बोला गया है जिनके वर्गों का योग है, इस संख्या का वर्ग और इस संख्या का वर्ग करके जब जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 365 हो जाएगा, ठीक है। सो देखो आपको यहां पर खोलना पड़ रहा है, सूत्र दिख रहा है आपको, तो यहाँ सूत्र लगा के खोल देंगे। यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, a प्लस बी की घात 2, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab लगा देंगे। ये तो एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग 2a गुणा b, सूत्र में मान रख दिया। अब देखो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 1 कम 2x, प्लस का 364 इधर रखे, 365 इधर रखे, माइनस का 365, 365 में से 1 घट जाएगा, विपरीत चिन्ह में घटता है, तो क्या बचेगा माइनस के 364। 2 का भागा दोनों में जा रहा है, तो 2 से भागा दोनों तरफ दे देंगे, इधर भी और उधर भी, तो क्या हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 0 के बट्टे में 2 0 होता है। अब देखो ये द्विघात समीकरण आ गया, अब इसको हल कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर का गुणज कुछ नहीं है तो 1 है, तो ऐसी 2 संख्या लीजिए जिनकी गुणा करें तो 182 है और घटाए तो एक्स का गुणज कुछ नहीं तो 1 है, तो वो क्या होता है, वो होते हैं 14 और 13। 14 गुणा 13 182 होता है, 14 में से 13 घटाओगे 1 आता है, तो मान रख देंगे प्लस का है ना,
तो ब्रैकेट नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से जोड़ा बन जाएगा, इधर से एक जोड़ा, इधर से एक जोड़ा। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा एक्स सुबहनिस्ट, एक्स स्क्वायर से एक एक्स बाहर, एक एक्स बचा, यहाँ से बचा 14, नेगेटिव 13 बाहर, अंदर बाहर नेगेटिव है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 13 कम 13, 13 चौके 52। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे, और जो ओबाइनिस्ट है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है। यदि x प्लस 14 बराबर 0, तो प्लस का 14 इधर के होगा, माइनस का 14। ये धनात्मक नहीं ऋणात्मक पूर्णांक है, तो इसका मान नहीं ले सकते। अब इसको 0 मान लेंगे। यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो माइनस का 13 इधर के हो जाएगा, प्लस का 13। ये आंसर होगा। x का मान 13 है, ठीक है। x का मान जब 13 है तो जो संख्या क्या हो जाएगी, 13, 13 में एक जोड़ोगे 14, तो दोनों संख्या क्या होगी, 13, 14 आंसर। तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब आते हैं हम अगले प्रश्न में, ठीक है। जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। सिद्ध करना है तो ले लो भाई, यहाँ लिख लेंगे बायां पक्ष लेने पर, ठीक है। 19वां नंबर है, तो यहाँ लिख लेंगे बायां पक्ष लेने पर, ठीक। क्या है अपना बायां पक्ष? बायां पक्ष है 1 के बट्टे में 1 प्लस साइन थीटा, 1 के बट्टे में 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। जिधर ज्यादा पक्ष होते हैं उसी को लेना होता है। कोई सर्वसमीका लग रही है? नहीं, सर्वसमीका नहीं लग रही है तो साइन कॉस में बदलना होता है, पहले से ही साइन कॉस में है। अब बस लॉसअपा लेके हल कर लो, नीचे नीचे गुणा कर दो। ये है 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, तो 1 माइनस साइन थीटा कम 1 माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कम 1 प्लस साइन थीटा। एकदम हलवा क्वेश्चन है। प्लस का माइनस का कटा, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2। और नीचे देखिए सूत्र लग रहा है एक, आप एक सूत्र जानते हैं ना कि क्या होता है भाई, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ करेंगे a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 का वर्ग 1 ही होता है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, सर्वसमीका है। और 1 बट्टा कॉस क्या होता है, सेक। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, यही आपको सिद्ध करना था। हो गया। अब आ जाओ इसके अथवे वाले में, फिर से बायां पक्ष ले लेंगे। क्या अपने पास साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस थीटा कॉस क्यूब थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा। इसको हल करके हमें क्या लाना है बच्चों, सेक थीटा लाना है। इसको हल करके हमें क्या लाना है, सेक थीटा लाना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से कॉस थीटा ओबेनिस्ट आ रहा है, तो कॉस थीटा निकालो ओबेनिस्ट, यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, एक घात बाहर आ गई तो एक घात कम हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अपना टेन थीटा साइन थीटा, ये एक सर्वसमीका है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1, ठीक है। और टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और यहाँ पर है गुणे में साइन थीटा, ठीक है। लॉसअपा ले लोगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस गुणा कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस थीटा कम कॉस थीटा होता है, कॉस गुणा कॉस कॉस स्क्वायर हो गया। और साइन गुणा साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 बट्टे में कॉस थीटा, और 1 बट्टे कॉस थीटा क्या होता है, सूत्र सेक थीटा। यही आपको लाना था, ठीक है। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हम आते हैं आखिरी के प्रश्न में, इस वीडियो के आखिरी 2 क्वेश्चन। क्या निकालना है, माध्यक 17 पे खत्म हो रहा है, 17 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। माध्यक माध्य बहुलक हर साल एग्जाम में आता ही आता है। तो देखिए वर्ग अंतराल बनाएंगे, वर्ग अंतराल है, यहाँ पे बारंबारता आएगा और यहाँ पर संचयी बारंबारता आएगी, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, यहाँ पर बारंबारता और यहाँ पर संचयी बारंबारता।
बारंबारता क्या है दोस्तों? 7 से 17, 17 से 27, 27 से 37, 37 से 47, 47 से 57 और 57 से 67। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम कुल। ठीक हो गया। बारंबारता में दे रखी है बच्चों 22, 18, 20, 12, 15, 13। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? पहला वाला वैसे का वैसे लिख दो 22, नीचे जोड़ेंगे 18, 22 में 18 जोड़ेंगे तो 40, 40 में 20 जोड़ेंगे तो 60, 12 जोड़ेंगे तो 72, 72 में 15 जोड़ोगे तो 5 और 2 7, 7 और 1 8, फिर 13 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 100, और इन सबको जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 100। यहाँ पे जितना होता है यहाँ पे भी उतना ही होना चाहिए। और f के कुल योगफल को हम क्या कहते हैं? n कहते हैं। अगले स्टेप में क्या निकालना होता है? n/2, यानी कि 100/2। 100 का आधा कितना होता है? 50। तो अगले स्टेप में आपको 50 से ज़्यादा ढूंढना है CF में, जो पहली बार दिख रहा हो। 50 से ज़्यादा दिख रहा है 60 पहली बार में। इसी सीध में आगे बढ़ेंगे 20, इसी सीध में आगे बढ़ेंगे ये। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग क्या है अपना? 27 से 37। तो माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो कितनी है? 27। कितने कितने का अंतर है? 27 37 के बीच में 10 का अंतर है। f कितना है हमारे पास? 20 है। संचयी बारंबारता क्या होता है? जहां से आपने पता किया था उसके जस्ट ऊपर वाला 40 है। सारा मान पता चल चुका है। अब आ जाओ माध्यक के सूत्र में। माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं। क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF गुणा H। यही होता है ना सूत्र? गलत कर दिया सूत्र भाई, यहाँ H गुणा होता है, यहाँ F होता है। ठीक है, सो देखिए तभी मैं क्या लिख दिया मैंने। L का मान क्या है हमारे पास? L का मान हमारे पास है 27, n/2 है 50, संचयी बारंबारता है 40, H का मान है हमारे पास है 10 और F का मान हमारे पास है 20। ठीक है, तो 27, 50 में से 40 घटाएंगे 10, 10 का आधा 5, 27 और 5 32। हमें हमारी माध्यिका कितनी मिल गई? 32। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे आखिरी प्रश्न में। हमें बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। तो देखो 11 पे खत्म हो रहा है, 11 से स्टार्ट हो रहा है। वर्ग अंतराल बिल्कुल सही है। ये F का कॉलम है, सबसे बड़ी बारंबारता देखो 17, तो इसे F1 कहते हैं। F1 के जस्ट पहले वाला F0 और उसके बाद वाला F2, और F1 के ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? बहुलक वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि हमारा F1 सबसे बड़ी बारंबारता 17 है, इसीलिए उसी के ऊपर वाला क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग हमारा है 20 से 29। ठीक है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? 20 है। और कितने का अंतर है? 20 से 29 में 9 का अंतर है। फिर F1 तो 17 था, F2 कितना है? 12, F0 कितना है? 16। सारे मान मैंने लिख लिए। अब आ जाओ बहुलक के सूत्र में। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। ठीक है, इसको हल करेंगे। L का मान है 20, F1 का मान है 17, F0 का मान है 16, H का मान है 9, 2F1 17 दूनी 34 माइनस 16 माइनस के 12, 20, 17 में 16 घटाएंगे 1, 1 नंबर 9, 34 और यह 28। 34 में से 28 घटा दोगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 2 तियाँ, अच्छा 3 दूनी 3 तियाँ 1.5, 20 में 1.5 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 21.5। हमें हमारा बहुलक 21.5 मिल जाएगा। और इस तरीके से हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया। बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, चैनल पे देख सकते हैं। इसी प्रकार के ढेर सारे पेपर मेरे पास और हैं। अगर आप चाहते हो कि वो पेपर भी मैं सॉल्व कराऊं तो प्लीज़ इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दें
और अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नए वीडियो में।